तेजस्वी ने खोज ली है ओवैसी की काट। आइए हम आपको बताते हैं कि कौन है वो शख्स, क्या है नाम उस शख्स का। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ शशि शेखर सर हैं, इनसे हम विशेष बातचीत करेंगे आज। सबसे पहला सवाल कि मुकेश सहनी के मैदान में आने के बाद क्या असर पड़ेगा महागठबंधन और एनडीए पे? देखिए, असर तो पड़ना तय है जी। अब क्या पड़ेगा, कितना पड़ेगा, ये हम लोग जिस तरह की एनालिसिस करेंगे उससे पता चलेगा जी। और चुनाव परिणाम से भी पता चलेगा। लेकिन जो बात आपने पहले इंट्रो में कही कि तेजस्वी यादव ने ओवैसी की काट ढूंढ ली है तो पहले हम इसी को डिकोड करते हैं कि आपने जो कहा उसका मतलब क्या है जी। तो उसका मतलब ये है कि ओवैसी क्या करते हैं बिहार में या कहीं भी, जब वो यूपी जाते हैं या बिहार में जाते हैं तो वो क्या करते हैं, तो वो क्या करते हैं ये हम न कहें, हम वही बात रिपीट करें जो विपक्ष उन पर कहता है, आरोप लगाता है। वो क्या आरोप लगाता है कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी भाजपा के एजेंट के तौर पर काम करती है। और जो विपक्ष का वोट है जी, जिसमें एक बहुत बड़ा चंक मुस्लिम वोट का है जी, जो एंटी बीजेपी वोट माना जाता है, उस वोट को वो काट देते हैं जी। जो विपक्ष को जाना चाहिए था, चाहे यूपी में समाजवादी पार्टी हो या बिहार में सीमांचल की अगर हम बात करें 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो 6 के 6 सीटें उन्होंने जीती थी सीमांचल में। वरना 2020 में ही बिहार की राजनीति का समीकरण कुछ और हो सकता था। उसके बाद अभी जो गोपालगंज का विधानसभा उपचुनाव हुआ, इसमें भी वो चीज़ देखा गया कि 12,000 वोट काटकर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन को हराने का काम किया। हालांकि महागठबंधन राजद के जो कैंडिडेट हारे थे वो मात्र 1800 वोट से हारे थे, लेकिन 12,000 ओवैसी साहब का और 8,000 साधु यादव का, 20,000 वोटों की कटौती वहाँ हुई थी। मतलब ये पूरा क्षति महागठबंधन को ये बात हम लोगों ने की भी थी उस वक्त जब बाई इलेक्शन रिजल्ट आया था, तो हम लोगों ने यही कहा कि राजद और जदयू दोनों को सावधान हो जाने की जरूरत है। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव सावधान होकर के? एग्जैक्टली अब हम वही पॉइंट पे अब हम लोग आ रहे हैं कि अब लगता है कि गोपालगंज उपचुनाव के परिणाम से तेजस्वी यादव ने सीख ले ली है जी, और वो सावधान हो गए हैं। तो उन्होंने, वो कहते हैं ना कि कांटा को कांटे से निकालिए, डायमंड कट डायमंड, जो एक मुहावरा है जी। तो उन्होंने ओवैसी जो भाजपा की पॉलिटिक्स का हिस्सा है या नहीं है हम आप नहीं कह सकते, लेकिन जो एक आरोप लगता है और जिसका परिणाम भी दिखता है उसी के मुताबिक जी बिल्कुल कि आप गोपालगंज जाइए और वहाँ 12,000 वोट काटिए और जो एंटी बीजेपी वोट है, जो दिखता है वही बिकता है। नहीं, जो एंटी बीजेपी वोट है उसको आप बांट दीजिए, वो विपक्ष के पाले में नहीं जाना चाहिए। इस चीज को थामने के लिए जी हम लोग ऐसा कह रहे हैं, मान रहे हैं, फाइनल पोस्ट का यह मानना है जी कि कहीं ना कहीं जो ये कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव होना है जी, उसमें यही फॉर्मूला तेजस्वी यादव भी लागू कर रहे हैं। हालांकि जी मुकेश सहनी या उनकी पार्टी जो विकासशील इंसान पार्टी है उसने ये घोषणा कर दी है और नीलाभ कुमार को टिकट दे दिया है। और ये कहीं अभी तक नहीं आया है कि ऐसा उन्होंने राजद के इशारे पे या तेजस्वी यादव के इशारे पर किया हो, क्योंकि वहाँ से चुनाव जदयू लड़ रही है बिल्कुल, और ऐसा कुछ भी ऊपरी तौर पे राजद या तेजस्वी यादव नहीं करना चाहेंगे जिससे भाजपा को यह मौका मिले कहने का कि राजद ने अंदरूनी लड़ाई जदयू के खिलाफ लड़ रही है। क्योंकि मान लीजिए अगर वहाँ से भाजपा जीत जाती है जी, तो क्या होगा, भाजपा आसानी से कह सकती है कि तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी का इस्तेमाल किया नीतीश कुमार के खिलाफ और महागठबंधन में एक झगड़ा पैदा करने की कोशिश की जा सकती है जी। तो अब आप देखिए कि मुकेश सहनी महागठबंधन का हिस्सा नहीं है जी, वो स्वतंत्र है फिलहाल, बिल्कुल सिंपैथी उनकी भले थी महागठबंधन के प्रति हो, लेकिन उससे ज़्यादा वीआईपी का एकमात्र मकसद पिछले कुछ समय में यही रहा है कि भाजपा को हराओ जी, जैसा कि उसने बोचहा में किया। बोचहा का उपचुनाव परिणाम आपको याद होगा जी जी। बोचहा वीआईपी का सिटिंग मतलब सीट था, मुसाफिर पासवान वहाँ से वीआईपी के जीते हुए उम्मीदवार थे, उनकी मौत हो गई, तो उनके बेटे अमर पासवान को राजद ने टिकट दिया था, रातों रात राजद में ज्वाइन करा के उनको टिकट दिया गया। बावजूद इसके मुकेश सहनी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया, रमई राम की बेटी को वहाँ से
खड़ा किया और 25,000 के करीब वोट लेकर आई। 25-30 हज़ार वोट लाए थे, जो मूल कारण बना भाजपा की हार का। हालांकि ये भी कहा जाता है कि वहाँ पर भूमिहार वोट जो है वो उसने भी भाजपा को सबक सिखाने का फैसला किया था, मूड बना लिया था उस इलेक्शन में। तो ये मिली जुली बातें हैं। अब सवाल है कि कुढ़नी में अगर क्या होगा, आपको क्या लगता है? सर हमको जहाँ तक ये लगता है कि कुढ़नी में अगर भूमिहार समाज को टिकट मुकेश सहनी दिए जो नीलाभ कुमार जी हैं, तो उनका एक आंकड़ा है कि यहाँ 50 से 55 हज़ार वोट एक भूमिहार समाज का, और मुकेश सहनी ये भी कह रहे हैं कि हमारे समाज का भी 35,000 वोट है। तो ये सारी वोट अगर हमारे साथ आती है तो हम निश्चित हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे। और भी हमारे समर्थक लोग हैं, सारे जाति से, सारे कास्ट से हैं। एक चीज़ मुझे बताइए कि मुकेश सहनी चुनाव जीत जाए जी, तब तो ठीक है जी, या वो भाजपा को चुनाव हरा दे जी, तब भी ठीक है। लेकिन अगर उनकी इस राजनीति में जदयू चुनाव हार जाए तो क्या होगा? इस राजनीति में अगर जदयू हार जाए तो फिर उनके ब्लेम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। और मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो इसलिए क्या लगता है? मुझे लगता है कि या तो वो चुनाव जीतने के लिए खड़े हो जी, या भाजपा को हराने के लिए। वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनकी वजह से जदयू चुनाव। तो ये अभी जो आपने बताया कि क्या वो भाजपा को हराने के लिए या खुद जीतने के लिए, ये दो ही कंडीशन वहाँ लागू हो रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ जो आपने अभी आंकड़ा बताया। जी जी बिल्कुल। मान लीजिए कि उनका जो कोर वोटर है जी, चूंकि वो खुद को सन ऑफ मल्लाह कहते हैं, और कहीं अगर मतलब गलती से, मैं गलती से ही कह रहा हूँ जी जी, तो इसलिए गलती से कह रहा हूँ क्योंकि मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद हैं भाजपा के, बिल्कुल, और वो खुद मल्लाह कम्युनिटी जाति से आते हैं, बिल्कुल। उनके पिताजी जो थे स्वर्गीय कैप्टन जय नारायण निषाद, वो भी एक बड़े नेता थे जी। तो मुझे लगता नहीं है कि निषाद वोट जो है पूरा का पूरा इनको मिलेगा। वो भाजपा की तरफ कुछ न कुछ जाएगा। ये भी तय है कि नीलाभ जी जिस जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से, जिसकी बात आप कर रहे हैं 50,000, वो पक्का कोर वोटर माना जाता है भाजपा का। हालांकि बोचाहा में उन लोगों ने नहीं दिया उतना वोट, हो सकता है कुढ़नी में भी ना दे, लेकिन अगर नीलाभ एक चंक काट लेते हैं भूमिहार वोट का जी, पूरा का पूरा काट लेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। तो ये सब स्थितियां बनेंगी, वो चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि किसको कितना क्या मिला। लेकिन हम अभी एक हाइपोथेटिकल रिजल्ट को देखकर एनालिसिस कर रहे हैं। बिल्कुल, ये तो तय जो आपने शुरू में इंट्रो में कहा कि ओवैसी की काट, तो इस बात में तो दम है आपके कि भाई अगर जो काम ओवैसी भाजपा के लिए कर देते हैं वही काम मुकेश सहनी की पार्टी ने बोचाहा में कर दिया राजद के लिए। बिल्कुल, 25,000 वोट लेके निकल गई जी, और उधर राजद जीत गया। बिल्कुल, वही काम कुढ़नी में भी हो सकता है कि वो कुछ हजार वोट लेके, वो वोट जी जो भाजपा की तरफ जाना तय था, वो वोट लेकर अगर वो निकल जाते हैं तो हो सकता है जदयू के लोग जीत जाए। या अगर कहीं राजद ने अंदरूनी मदद कर दी तो हो सकता है मुकेश सहनी ही जीत जाए, जिसकी संभावना बहुत कम है। बिल्कुल। लेकिन मेरा कहना सिर्फ एक है कि सब राजनीति के बीच जी अगर जदयू चुनाव हार जाती है तब क्या होगा? तब जदयू अगर हार जाती है, मुकेश सहनी जी जाते हैं, तब तो बल्ले बल्ले। सहनी भी हार जाते हैं, जदयू भी हार जाती है और भाजपा जीत जाती है, तब क्या होगा? तब मुकेश सहनी न घर के न घाट के, तो ये ब्लेम लगेगा, बिल्कुल लगेगा। चूंकि राजनीति है तो राजनीति में इतना जोखिम लेकर चलना पड़ेगा, तो शायद वो भी ये जोखिम ले रहे हैं। लेकिन ये जरूर है जो आपने शुरू में कहा कि ये फॉर्मूला अगर सक्सेस होता है जी कि ओवैसी की काट के लिए अगर मुकेश सहनी 10,000 15,000 वोट भी लेकर उनकी पार्टी जो नीलाभ जी है जी, और तीसरे पोजीशन पे रहते हैं या दूसरे पोजीशन पे भी मान लीजिए आते हैं, और इससे अगर फ़ायदा हो जाता है जदयू को, तो जदयू वहाँ से निकल जाती है, तो इससे एक फार्मूला निकलेगा जी। वो फार्मूला ये निकलेगा कि अन्य राज्यों में भी विपक्षी पार्टियों को, भाजपा के विपक्ष में जो पार्टियां हैं, उनको एक मुकेश सहनी की तलाश करनी पड़ेगी। इसलिए कि मुकेश सहनी है जो ओवैसी फैक्टर को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। अन्यथा जो काम माफ़ कीजिए ओवैसी ने सीमांचल में किया, जो काम उन्होंने गोपालगंज में किया, और अगर वो कुढ़नी में भी कर दें तो फिर सोचिए कि महागठबंधन का क्या भविष्य होगा। तो मैंने मुकेश सहनी का डिमांड बढ़ने वाला है।
मुझे ऐसा लगता है कि मुकेश सहनी का डिमांड बढ़ने वाला है। तो आपने सुना और देखा, जैसा कि हमने आपको बताया था कि जो फार्मूला तेजस्वी यादव ने ढूंढ लिया है, ये फार्मूला कितना लागू होता है ये तो चुनाव के बाद ही समय बताएगा। मुकेश सहनी अगर चुनाव जीत जाते हैं या भाजपा को हरा देते हैं तो ये दोनों तरफ से बल्ले बल्ले हो जाएंगे। अगर इसमें जेडीयू चुनाव हार जाती है तो फिर ये बदनामी मुकेश सहनी को हमेशा झेलना पड़ेगा। तो नमस्कार, आप बने रहिए मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।